नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो इसके तहत पहला प्रश्न था कि किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के सरकारी भवनों के या फिर सरकारी स्कूलों के भवन अब बाला मॉडल पर बनेंगे। तो राइट आंसर हमने आपको बताया था बिहार। हालांकि इसको लेकर विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी भी दिया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ हाल ही में भारतीय कला की महिमा थीम या फिर इस विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि सुस्वागतम नामक एक ऑनलाइन पोर्टल हाल ही में किनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में उसके बारे में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और एक जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, आपको बता दूं, अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो निश्चित तौर पर इस श्रृंखला को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। अच्छा, पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आपसे जरूर देखिएगा। और इसके अतिरिक्त बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स का भी संग्रह वहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। खास करके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर भरपूर हेल्प आपको मिलने वाली है। और इसका पीडीएफ फाइल भी हमने आपको उपलब्ध कराया है बीपीएससी मेकर ऐप, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। संभवतः ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सेक्टर में 10.64% वृद्धि दर के साथ कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है पूरे भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार। बिहार ने इसमें एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है और पहला स्थान हासिल किया। हालांकि पिछली बार जो रिपोर्ट आया था बिहार को तीसरा स्थान मिला था, लेकिन इस बार 2022-23 को लेकर जो रिपोर्ट आई है इसमें बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ पूरे भारत में। इसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से चीजों को लिखा है कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी सेक्टर में बिहार ने बीते वर्ष 2022 में, या फिर आप इसे 2022-23 भी कह सकते हैं, तो शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। अच्छा, कुछ बातें और भी है, जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार की वृद्धि दर 10.64% या फिर 10.64% रहा, जो कि देश में अन्य किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में सर्वाधिक है। यानी कि बिहार को जो स्थान मिला ये पहला स्थान मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2022-23 में जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले स्थान पर आप जान चुके हैं कि बिहार है 10.64% के साथ, और वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो असम है 10.16% के साथ, और वहीं पर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली 9.18% के साथ इसमें तीसरे स्थान पर है। तो इन दोनों राज्यों की जो वृद्धि दर है इस दौरान ये 2 अंकों में है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार और असम की। तो कुल 3 राज्य जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिहार की बात करें, बिहार जो इस मुकाम तक पहुंची है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट में बातें कही गई है आपको ध्यान रखना कि प्राथमिक सेक्टर में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर काम करने के कारण बिहार ने यह मुकाम हासिल किया है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से अगले स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन पिछले वर्ष की बात कर लेते हैं। जो जीडीपी को लेकर पिछले वर्ष रिपोर्ट आई थी तो यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया है कि बिहार की जीडीपी में पिछले साल 10.98% की वृद्धि हुई थी, और सूची में वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान से पीछे था। यानी कि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान था, और बिहार उस समय तीसरे स्थान पर था। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं ये अर्थव्यवस्था या फिर जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की संरचना की, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो सामान्यतः इसे 3 तरह से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसी से ही अर्थव्यवस्था की संरचना होती है, या फिर अर्थव्यवस्था को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। इन्हीं क्षेत्र में कर सकते हैं बेहतर कार्य करके कोई भी राज्य कोई भी देश अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पर इसे बारीकी से समझिएगा। नो डाउट ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है।
उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना आदि, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग इसमें होता है, इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण का निर्माण करना, खाद्य निर्माण करना, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आधारित उत्पाद आदि इसमें शामिल है। ये सभी चीजों को जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है, उत्पाद होता है, वो द्वितीयक श्रेणी में या फिर द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण के लिए बात करें तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग सेवाएं, व्यापार आदि इसमें तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार प्रश्न पत्र में देखा होगा कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा किस जिले के बाढ़ में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पटना। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 18 अगस्त 2023 को बिहार की राजधानी पटना यानी कि पटना जिले के बाढ़ में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट यूनिट 2 का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। तो यहाँ पर कंप्लीट चीजें, 3-4 प्रश्न यहाँ पर इस पॉइंट में शामिल है, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन कब हुआ और किनके द्वारा किया गया, ये कहाँ है, कितने मेगावाट की है, कौन सी यूनिट है, ये सभी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं। एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था, 200 लगभग यहाँ पर 200 बिहार स्पेशल सिलेक्टेड वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जो भी छात्र शिक्षानंद बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को, या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। और तकरीबन ये वीडियो अपलोड किए हुए 13 से 14 दिन हुआ है। इस वीडियो को 1,10,000 से अधिक छात्रों ने इसे देख लिया है। आपसे जरूर देखिएगा। लास्ट टाइम रिवीजन पर्पज से ये वीडियो या फिर ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीडीएफ आपको वहीं पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, और एप्लीकेशन पे भी मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत ये आपको उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, पिछले 2-3 दिन से वीडियो चैनल पर नहीं आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर स्टूडियो सेटअप हुआ है, कुछ चीजें यहाँ पर मतलब बिखरी पड़ी है, और इसी वजह से क्लासेज में थोड़ी देरी हुई। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो। दरअसल कुछ चीजें यहाँ पर यह भी है, मैं आपको बता दूं कि जो सामान वगैरह बिखरा पड़ा था सेटअप में, लाइट वगैरह, वो चीजें भी कुछ परेशानी कर रही थी। जब लाइट वगैरह सेटअप हुआ तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई रूम की कि क्लास लेना या फिर यहाँ पर बैठ पाना संभव ही नहीं हो पा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा परेशान था मैं। तो यहाँ पर एसी लगाना है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब डिले हुआ है। हालांकि अभी लगा नहीं है, लेकिन ऐसे जल्द ही लगेगा तो फिर क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिले, क्योंकि लाइट जो बढ़ी है ना, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतना सारा यहाँ पर डिस्प्ले है, एक फिर डिजिटल फ्लैट पैनल जो अभी आप लोग जानते हैं नया लगाया गया है क्लासरूम में यहाँ पर, या फिर डिजिटल रूम में, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई। इसीलिए हमने क्लास को, मजबूरन ये था कि हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो मजबूरी बस ही ऐसा हुआ। तो फिलहाल अब रेगुलर क्लासेस मिलेगी, आप लोग रेगुलर हमारे साथ बने रहें। चलिए, अब यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में नौसेना का नया युद्धपोत विंध्यगिरि लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और वहीं पे महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसको लेकर चीजें आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में युद्धपोत विंध्यगिरि को लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की बात करें, अर्थात युद्धपोत विंध्यगिरि की बात करें, तो भारत की प्रोजेक्ट 17A का ये छठा जहाज है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और भी है, जैसे कि यह नौसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ पे देखिए, इस प्रोजेक्ट 17A की जो हमने चर्चा किया है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण हो रहा है, जो कि कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा तैयार किया जा रहा है या फिर बनाया जा रहा है। अच्छा, अभी तक ये जो मतलब कर सकते हैं युद्धपोत का निर्माण हुआ है, ऐसे में युद्धपोत विंध्यगिरि इस प्रोजेक्ट का छठा जहाज है। इससे पहले जो जहाज बनाए गए हैं यहाँ पर उस बारे में लिखा गया है नीलगिरि, उदयगिरि, तारागिरि, हिमगिरि और दूनागिरि, और इसमें ये छठा शामिल हुआ है विंध्यगिरि। एक और है जिसका निर्माण होना है 2025 तक। जब ये निर्माण हो जाएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा या फिर सेना में जब इसका कमीशन कर लिया जाएगा, तो हम आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ से इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि किस शहर में हाल ही में G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ की गई?
तो नई दिल्ली में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है, जो कि आपको ध्यान रखना ये 2 सितंबर 2023 तक चलेगा। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की बात करें तो सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली के साथ इस फिल्म फेस्टिवल अर्थात G20 फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और भी है कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में भारत के G20 शेर्पा वर्तमान में अमिताभ कांत हैं और इन्होंने ही फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अच्छा, यहाँ पर शेर्पा शब्द जो आया है इसका अर्थ क्या होता है। हमने कई बार आपको बताया है शेर्पा शब्द का अर्थ होता है दूत, और वर्तमान में जो G20 के दूत है भारत में यह है अमिताभ कांत। अच्छा, G20 की बात यहाँ पर हुई तो G20 को लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक सी जानकारी है G20 के बारे में जो अति महत्वपूर्ण है, जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आप यहाँ पे देखिए। जैसे कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, और यहाँ पर इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखें G20 की कमान जो भारत के पास है नवंबर 2023 है। नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की कमान है। इसके बाद यानी कि नवंबर 2023 के बाद G20 की कमान ब्राजील को मिल जाएगी। अच्छा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में जो आयोजित हुआ इसका थीम क्या था। तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये 2022 का 17वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम था। अच्छा, और भी कई सारी चीजें जो कि G20 के तहत भारत में कई जगहों पर जो बैठक आयोजित हुई, जो सम्मेलन आयोजित हुए, उसको लेकर हमने चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताया है। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर इस बारे में एक दो जानकारी है, जैसे कि टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी। तो यहाँ पर इस बारे में लिखा गया कि हाल ही में 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना है 1 महीने तक ये चलेगा। 7 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई है और ये 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगी, और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, और इसमें आपको ध्यान रखना भारत समेत कुल 29 देशों ने भाग लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो G20 की बात हुई है बिहार के संदर्भ में एक और जानकारी है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि पटना में भी हाल ही में 22 से 23 जून 2023 को लेबर 20 या फिर श्रम 20 बैठक आयोजित हुआ था। आपको ये ध्यान रखना कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित हुआ, और इसका जो आयोजन स्थल था ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में इसका आयोजन किया गया 22 से 23 जून 2023 को। अच्छा, यहाँ पर अब ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो उद्घाटन है ये वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्हीं के द्वारा किया गया। अच्छा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो गोवा के रहने वाले हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से पहले बिहार के जो राज्यपाल थे वे थे फागू चौहान, और किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त इसका थीम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक परिवार और एक भविष्य विषय पर आधारित था यह बैठक। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तब यहाँ पर देखिए जुलाई 2023 के लिए इस शब्द पर, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अब यहाँ पर देखिए पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में दोनों में से कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है। हम यहाँ पर विकल्प में देखते हैं जो कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग को 2023 जुलाई मंथ के लिए दिया गया है, उनमें कौन सा नाम इसमें शामिल है। तो 2023 में जुलाई मंथ के लिए जो अवार्ड दिया गया है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरुष कैटेगरी में क्रिस वॉक्स को दिया गया, और वहीं पर महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को दिया गया। क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। दोनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में महिला और पुरुष वर्ग को इंगित नहीं किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प में हमने नजर डाला तो यहाँ पर दोनों नाम है, तो ऐसे में हम दोनों को चुनेंगे और उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने हाल ही में इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस वॉक्स और ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एशले गार्डनर को जुलाई 2023 के लिए क्रमशः मेंस एंड विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, जुलाई 2023 के लिए। ये यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि ये आपको ध्यान रखें, इससे पिछले मंथ का भी आपसे एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले एशले गार्डनर के बारे में एक जानकारी ध्यान रखेगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर पहली क्रिकेटर बन गई जिन्होंने लगातार 2 बार यह अवार्ड जीता है, तो ये आप ध्यान रखें, लगातार 2 बार
और कुल मिला के 3 बार इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। अच्छा, यहाँ पर ये कंप्लीट सूची है जो आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक का। अच्छा, यहाँ पर आपको ये शायद छोटा-छोटा दिख रहा होगा, इस स्लाइड में आप देखकर इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अच्छा, 2023 में जो हमने अभी एशले गार्डनर की बात किया, यहाँ पर आप देखिए फरवरी में एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, ये आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी। इसके बाद जून 2023 में भी और उसके अतिरिक्त जुलाई 2023 में भी। तो लगातार 2 बार और ओवरऑल 2023 में 3 बार इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। अच्छा, 2023 की बात करें तो 2023 में महिला व पुरुष वर्ग में केवल दोनों को मिलाकर देखें तो केवल पुरुष वर्ग में ही भारत की शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द कह सकते हैं मंथ का अवार्ड मिला है जनवरी 2023 में। आप यहाँ पर शुभमन गिल को इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो डाउट यहाँ से पहले भी प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि अनवर उल हक काकर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दे दूं कि अनवर उल हक काकर हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखेगा, वे पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। वे नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को चलाने और अगले आम चुनाव होने तक राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे। तो ये तो सारी बातें रही कार्यवाहक प्रधानमंत्री से संबंधित, जो आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट और भी है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ का उन्होंने स्थान लिया है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हमने शामिल किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी करार देते हुए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। वो 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है और साथ ही अगले 5 साल तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे भी, यानी कि इमरान खान। अच्छा, यहाँ पर जो तोशाखाना केस है ये आखिर है क्या? हालांकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दिया है। दरअसल तोशाखाना केस की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या फिर पाकिस्तान के वे बड़े पद पे जो मतलब कह सकते हैं जो आश्रित है, जो बड़े पद पर सेवा दे रहे हैं, जो भी राजनेता, तो उन्हें पाकिस्तान के बाहर या फिर कहीं भी अगर कोई सम्मान मिलता है, कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, तो वो पाकिस्तान के तोशाखाना या फिर आसान शब्दों में कहे तो वो खजाना में रखा जाता है। तो इमरान खान पर ये कह सकते हैं आरोप लगा कि इमरान खान ने यहाँ से, देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर जो खजाना में रखा गया है, जो भी चीजें, मान लीजिए इमरान खान को जो चीजें मिली पाकिस्तान के बाहर, तो बाकायदा उन्हें तोशाखाना में रखना था, तो उन्होंने तोशाखाना में रखा। लेकिन एक नियम है पाकिस्तान में कि अगर उस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो वस्तु की जितनी भी कीमत है उसे पे करके वो उसे अपना बना सकते हैं। मूलतः यहाँ पर यह कहें कि उस वस्तु पर पाकिस्तान का अधिकार होता है, ना कि उनका अधिकार होता है जिन्हें वो सम्मान मिला है। पाकिस्तान में एक ऐसा नियम है। तो यहाँ पे इमरान खान पर आरोप ये लगा कि इमरान खान ने उस वस्तु को तो निकाला वहां से, मतलब खजाना से निकाला, लेकिन पूरी तरह से उस वस्तु की राशि वहां पर नहीं जमा किया, मतलब इलीगल तरीके से वहां पर निकाला। बाकायदा पाकिस्तान के कानून में भी इसके लिए उन्होंने संशोधन कर दिया। तो इसी मामले में दोषी करार देते हुए अभी हाल ही में 3 साल की इन्हें सजा सुनाई गई है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। चलिए, फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में मोहम्मद हबीब का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बताएं कि किस खेल में उनकी प्रसिद्धि थी? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि फुटबॉल। एक महान भारतीय फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका नाम था मोहम्मद हबीब। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 15 अगस्त 2023 को भारत के महान फुटबॉलर व पूर्व कप्तान मोहम्मद हबीब का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 17 जुलाई 1949 को हैदराबाद में हुआ था। अच्छा, उन्हें कुछ मिले सम्मान की यहाँ पर हम बात करें तो 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ईस्ट बंगाल भारत गौरव पुरस्कार से 2015 में, जबकि एक और पुरस्कार जो कि अति महत्वपूर्ण है, बंग विभूषण, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन्हें दिया गया था वर्ष 2018 में। तो ये सारी चीजें यहाँ से इनके सम्मान के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर खेल पुरस्कार की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार या फिर भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, ये मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। तो ये पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने अर्जुन पुरस्कार की चर्चा किया, ये भी एक खेल रत्न पुरस्कार है। अगर इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना, अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान,
जो कि इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से या फिर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। तो ये दोनों चीजें यहाँ से आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सचिन सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड, सचिन सिंह नहीं, यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर बी यहाँ पर गलत लिखा गया है। यहाँ पर एक्चुअली में सी हो जाएगा, आर दुराई स्वामी इसका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में आर दुराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, हालांकि अब तक वे मुंबई में केंद्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के तौर पर हुई है। अच्छा, यहाँ पर जुलाई 2023 की बात करें तो जुलाई 2023 में सतपाल बानो को एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लिया था। पिछले महीने में ये जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। इसके अतिरिक्त हमने ये भी आपको बताया था कि एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी अभी हाल ही में रत्नाकर पटनायक बने हैं। अच्छा, यहाँ पर एलआईसी की बात हो रही है तो एलआईसी के बारे में यहाँ पर हम लोग चीजों को देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसको लेकर ये चर्चा यहाँ पर लिखी गई है। तो एलआईसी अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार की स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसकी स्थापना से इसके मुख्यालय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे आ चुके हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का चंद्र मिशन या फिर मून मिशन लूना 25 असफल हो गया है? आई थिंक पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था इसके बारे में कि लूना 25 किससे संबंधित है। तो ये रूस से संबंधित है और अभी हाल ही में पुष्टि की गई कि यह जो चंद्रमा मिशन था ये असफल हो गया है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रूस। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आप ये ध्यान रखेंगे कि लूना 25 चंद्र मिशन या फिर मून मिशन है जो कि तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया है। आपको ध्यान रखना यह रूस का चंद्र मिशन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और भी है। चंद्रयान 3 के बारे में हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा शामिल किया है और आपको ध्यान रखना 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और भी है चंद्रयान 3 से संबंधित कि दोनों मिशन यहाँ पर चंद्रयान 3 इसरो के चंद्रयान 3 और उसके अतिरिक्त जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है इसके हम बात करें यहाँ पर रॉसकॉस्मोस की, तो इसका जो लूना 25 चंद्र मिशन है तो दोनों का जो मिशन का लक्ष्य है, ऐसे में इसी को लेकर यहाँ पर हमने जानकारी दिया है कि इसका लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसे क्षेत्र में उतरना है जहां पहले कोई अंतरिक्ष यान नहीं उतरा है। तो इसको लेकर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरने का लक्ष्य है दोनों चंद्रयान का। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रूस का जो चंद्रयान था लूना 25 ये क्रैश कर गया है, लेकिन भारत वाला अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें थोड़ी सी देरी है, जब ये बातें निकल कर आएगी तो हम इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम अगले पॉइंट पे आ चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि इसरो के इस मिशन के यानी कि चंद्रयान 3 के जो मतलब कि लॉन्च अभी हाल ही में हुआ 14 जुलाई 2023 को, इस मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वे पी वीरामुथुवेल थे। हालांकि इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख है यह है एस सोमनाथ। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो 14 जुलाई 2023 आप देख रहे हैं, ये इसी तिथि को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था 14 जुलाई 2023 को। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मेहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया सारी चीजें कि 19 अगस्त 2023 से बाकू अजरबैजान में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप अर्थात वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के निशानेबाज या फिर भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और इस जीत के साथ वे अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर ली है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, मेहुली घोष की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की मूल रूप से ये रहने वाली है। प्रॉपर स्थान भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ की रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमने चर्चा किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले साल पेरिस में जो ओलंपिक का आयोजन होना है, इसको लेकर हमने एक जानकारी आपको दिया था। दरअसल 23 जून 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। अब ये भारत इन पेरिस अभियान क्या है? दरअसल 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित होना है। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। आई होप कि आप यहाँ पर भारत इन पेरिस अभियान को समझ चुके हैं।
ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है। अच्छा, इस प्रश्न के बारे में ऑलरेडी हम आपको कंप्लीट जानकारी पहले भी दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन को शामिल नहीं किया है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बेंगलुरु, लेकिन किसी भी विकल्प में यहाँ पर बेंगलुरु नहीं है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये पहला शहर है भारत का जहां पर 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो छात्र भी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके बीपीएससी मेकर ऐप पर इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स में ये तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी, जरूर आप लोग इसे ज्वाइन करें। इसी कोर्स में आपका फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी शामिल है, जिससे आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से घर बैठे आप आकलन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, अगर आप अभी 69वीं बीपीएससी को लेकर मेंबरशिप लेते हैं तो ये आपका 70वीं बीपीएससी में भी काम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये कोर्स अपग्रेड होगा तो वहां पर भी इसमें 70वीं के लिए जो मटेरियल आपको मिलेंगे उसका भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। तो इस प्रोमो कोड, अभी जो ऑफर है, इस प्रोमो कोड का लाभ लेकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। नो डाउट 70वीं एग्जाम में इसका जो फी है वो इंक्रीज करेगा, तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं 12वें प्रश्न में। ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लड वॉच ऐप। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त दो ऐप जो यहाँ पर लिखा गया, एक बेफिक्र और एक चक्र, ये दोनों बिहार के द्वारा या फिर बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम आपको जानकारी दें तो इसमें लिखा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रियल टाइम में बाढ़ की अपडेट के लिए फ्लड वॉच ऐप को लॉन्च किया है। दरअसल इस ऐप के माध्यम से 7 दिनों तक का पूर्वानुमान प्राप्त किया जाएगा। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग बिहार सरकार ने 10 मई 2023 को बेफिक्र नामक एक ऐप का शुभारंभ किया था। मई 2023 में ये जानकारी हमने आपको दिया था। बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने की दिशा में इस ऐप का शुभारंभ किया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो चर्चा हुई जल संसाधन विभाग की, तो वर्तमान में बिहार के जल संसाधन मंत्री है संजय झा, और इन्हीं के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, बेफिक्र ऐप को। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो चक्र ऐप के बारे में यहाँ पे लिखा गया, बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 3 है। ये प्रश्न है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकियों में किसे पहला पुरस्कार मिला। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में या फिर किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तीसरा प्रश्न है कि इस देश की वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का या फिर ये ड्रोन सेना में शामिल किया है। कंप्लीट जानकारी हमने तीनों प्रश्न के बारे में आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें लिखें कोशिश कीजिए कि वहां पर आप विस्तार पूर्वक सारी चीजों को लिख पाए। और दोस्तों, जनवरी से जुलाई तक का इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसी पीडीएफ में 200 जो बिहार स्पेशल सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह है वो इसमें शामिल किया गया है। तो नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी, खास करके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो बिहार में आयोजित होना है। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।